एक बहुत ही हाई स्टेक सिनेरियो से शुरू करते हैं इस डीप डाइव को। जैसे एक कल्पना करते हैं किसी ने एक शोरूम में जाकर 10 लाख रुपए कैश देकर एक ब्रांड न्यू कार खरीदी। हाँ। पूरा पेमेंट हो चुका है, रिसीट हाथ में है, लेकिन डीलर कहता है कि गाड़ी की फाइनल पॉलिशिंग बाकी है, तो डिलीवरी कल सुबह दी जाएगी। हाँ, ये तो मतलब बहुत ही आम सिचुएशन है, सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है, कोई भी मान जाएगा इस बात को। राइट। अब सोचिए कि उस रात शोरूम में एक भयानक आग लग जाती है और वो जो ब्रांड न्यू 10 लाख की गाड़ी थी ना, वो बिल्कुल जलकर राख हो जाती है। ओह वाओ, ये तो किसी के लिए भी एक नाइटमेयर जैसा होगा, पूरा 10 लाख का नुकसान। एग्जैक्टली। अगले दिन सुबह जब खरीदार शोरूम पहुंचता है तो वहां सिर्फ धुआं और जली हुई मेटल बची है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या वो 10 लाख रुपए वापस मिलेंगे या फिर 10 लाख रुपए देकर सिर्फ उस राख का ढेर खरीदा गया है। ये बहुत ही ट्रिकी सवाल है। अगर जनरल कॉमन सेंस से देखा जाए तो किसी ने भी यही सोचना है कि जब तक गाड़ी घर नहीं आती तब तक नुकसान शोरूम वाले का होना चाहिए। बिल्कुल, लोग यही कहेंगे कि पोजेशन तो शोरूम के पास था, लेकिन लॉ का कॉमन सेंस थोड़ा अलग होता है ना। हाँ, बहुत अलग होता है। लीगल दुनिया में स्पेसिफिकली अगर हम बिजनेस लॉज की बात करें तो इस सवाल का जवाब इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि गाड़ी फिजिकली किसके पास थी। अच्छा, तो फिर किस चीज पर डिपेंड करता है? जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि उस स्पेसिफिक माइक्रोसेकंड में ओनरशिप की एक जो इनविजिबल लीगल लाइन होती है वो क्रॉस हुई थी या नहीं। ओह, आई सी। और यही आज के इस गहन विश्लेषण यानी हमारे इस इन डेप्थ डिस्कशन का मेन टॉपिक है। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के लेंस से एक बहुत ही बेसिक लगने वाला लेकिन टेक्निकली काफी कॉम्प्लेक्स डिफरेंस को डिकोड करेंगे, और वो डिफरेंस है सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच का। बिल्कुल। और इस डीप डाइव के लिए हमारे पास जो प्राइमरी सोर्सेज हैं उनमें द लॉ डॉट इंस्टीट्यूट के इन डेप्थ लीगल नोट्स हैं, साजी कोडुबैत एसोसिएट्स के डिटेल्ड आर्टिकल्स हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स भी शामिल हैं। हाँ, और हमारा मिशन बहुत क्लियर है। इन सभी सोर्सेज का निचोड़ निकालकर हमें बस ये समझना है कि कैसे सिर्फ ट्रांजैक्शन की टाइमिंग और ओनरशिप के ट्रांसफर से पूरे का पूरा रिस्क और लीगल राइट्स बिल्कुल बदल जाते हैं। राइट। तो शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक पॉइंट से। आखिर सेल और अग्रीमेंट टू सेल में टेक्निकल लेवल पर फर्क क्या है? आम बोलचाल में तो हम दोनों को ही बस खरीदारी कह देते हैं। सही बात है। दुकान गए, पैसे दिए, सामान लिया, हम उसको भी सेल बोलते हैं, और ऑनलाइन ऑर्डर करने को भी सेल बोलते हैं। लेकिन सेल ऑफ गुड्स एक्ट स्पेसिफिकली इसका सेक्शन 4 इस डिफरेंस को बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। हाँ, लॉ की लैंग्वेज में देखिए तो सेल एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटेड यानी जो कंप्लीट हो चुका है, एक ऐसी डील जो पक्की हो चुकी है। जब कोई ट्रांजैक्शन एक सेल होती है तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रांसफर होती है उसे कानून की भाषा में कहते हैं प्रॉपर्टी इन गुड्स। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज क्लियर कर दूं। यहाँ प्रॉपर्टी का मतलब कोई जमीन या फ्लैट से नहीं है। यहाँ इसका लीगल मतलब है एब्सोल्यूट ओनरशिप, यानी पूरा मालिकाना हक। राइट। सेल में ये जो ओनरशिप है ये तुरंत उसी वक्त सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाती है। डील डन। पैसे का पेमेंट भले ही बाद में हो या डिलीवरी बाद में हो, लेकिन टाइटल ऑफ ओनरशिप उसी वक्त चला जाता है। एग्जैक्टली। और दूसरी तरफ होता है अग्रीमेंट टू सेल। ये एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी मतलब जिसमें एक्शन अभी पेंडिंग है, लाइक फ्यूचर में होना बाकी है। सही पकड़ा। इसमें क्या होता है कि पार्टीज अग्री तो कर लेती हैं डील के लिए, लेकिन ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर नहीं होती। ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पर या फिर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस के पूरे होने के बाद ही ट्रांसफर होती है। आई थिंक इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक प्रैक्टिकल एनालॉजी से समझना बेटर रहेगा। मान लीजिए कि किसी ने इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से एक नया स्मार्टफोन खरीदा, क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, फोन का डब्बा हाथ में लिया और स्टोर से बाहर आ गए। ये तो बहुत क्लियर कट एब्सोल्यूट सेल है। प्रॉपर्टी इन गुड्स यानी उस फोन की ओनरशिप काउंटर पर ही ट्रांसफर हो गई थी। बिल्कुल। अब इसके कंट्रास्ट में एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। एक टेलर के पास जाकर एक कस्टम मेड सूट सिलने का ऑर्डर दिया गया है। टेलर ने मेजरमेंट ले लिए हैं, एडवांस पेमेंट भी हो गया है और सूट अगले हफ्ते बनकर तैयार होगा। देखने में ये खरीदारी लग रही है। देखने में लगती है, लेकिन टेक्निकली ये सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल है। क्यों? क्योंकि जिस चीज की डील हुई है वो तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती अपने फाइनल फॉर्म में। अच्छा। हाँ, जब तक सूट सिलकर तैयार नहीं होता और डिलीवरी के लिए रेडी नहीं होता तब तक ओनरशिप ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। ये काफी इंटरेस्टिंग है। और
इस इनविजिबल लीगल शिफ्ट को और गहराई से समझने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही फेमस केस को डिस्कस करना जरूरी है। द law.institute के नोट्स में इसका स्पेसिफिकली जिक्र किया गया है। केस का नाम है स्टेट ऑफ उत्तरांचल वर्सेस खुराना ब्रदर्स। ये 2011 का केस है। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इस केस की स्टोरी लॉ के इस कॉन्सेप्ट को परफेक्टली हाईलाइट करती है। बिल्कुल। तो हुआ कुछ यूं था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टिम्बर और रेजिन यानी लकड़ी और उसके प्रोडक्ट्स का एक पब्लिक ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया था। ओके, नीलामी हुई थी। हाँ, खुराना ब्रदर्स ने इस ऑक्शन में हाईएस्ट बिड लगाई और कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट की बेसिक टर्म्स और कंडीशंस पर साइन भी कर दिया। तो यहाँ पर नॉर्मल लॉजिक तो यही कहेगा कि जैसे ही उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया वो उस लकड़ी के मालिक बन गए होंगे, है ना? बिल्कुल, वही तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स को डीपली एनालाइज किया और पाया कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कंडीशंस लिखी हुई थी। किस तरह की कंडीशंस? कंडीशन ये थी कि खुराना ब्रदर्स को एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर पूरी पेमेंट क्लियर करनी थी और जब तक वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक फाइनल क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं ले लेते तब तक लकड़ी जंगल से बाहर नहीं जा सकती थी। अच्छा, तो मतलब अभी भी कुछ स्टेप्स बाकी थे उनके टाइटल क्लियर होने में? एग्जैक्टली। तो कोर्ट ने अपने लैंडमार्क जजमेंट में ये क्लैरिफाई किया कि ये जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट था ये एक सेल नहीं था बल्कि सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल था। सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि एक अग्रीमेंट टू सेल एक एक्चुअल सेल में उसी स्पेसिफिक मोमेंट पर कन्वर्ट होता है जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई सारी शर्तें पूरी हो जाती हैं। यानी जैसे ही खुराना ब्रदर्स ने फाइनल पेमेंट की और क्लियरेंस डॉक्यूमेंट लिया, ठीक उसी माइक्रो सेकेंड में वो कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म होकर एक एब्सोल्यूट सेल बन गया। बिल्कुल सही। और ये डिस्टिंक्शन इसलिए इतना क्रूशल था क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइमलाइन के बेसिस पर ही टैक्स लायबिलिटी डिसाइड होनी थी। तो इस केस से ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि जब तक कंडीशंस बाकी हैं तब तक ओनरशिप सेलर के पास ही रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जब हम समझ ही चुके हैं कि ओनरशिप की टाइमलाइन कैसे काम करती है, तो एक बड़ा ही लॉजिकल सवाल उठता है और यही सवाल हमारे उस इनिशियल कार शोरूम वाले एग्जाम्पल को भी आंसर करेगा। हाँ, वो आग लगने वाला सिनारियो। राइट। सवाल ये है कि डिलीवरी होने से पहले अगर सामान को कोई भारी नुकसान पहुंच जाए, जैसे वेयरहाउस में आग लग जाए या ट्रांसपोर्ट के दौरान ट्रक का एक्सीडेंट हो जाए, तो उस फाइनेंशियल नुकसान का हर्जाना आखिर कौन भरेगा? ये काफी लिटिगेटेड टॉपिक है लीगल दुनिया में। बिजनेसमैन अक्सर इन्हीं चीजों पर कोर्ट में लड़ते हैं। और इस लड़ाई का जवाब सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 26 में छुपा है। और सेक्शन 26 बस ऐसी हवा में नहीं लिखा गया। ये लॉ के एक बहुत ही सदियों पुरानी क्लासिक लैटिन मैक्सिम पर बेस्ड है, जिसे कहते हैं रेस पेरिट डोमिनो। रेस पेरिट डोमिनो। इसका अगर हम सिंपल ट्रांसलेशन करें तो उसका मतलब होता है द थिंग पेरिशेस विद इट्स ओनर, या और आसान शब्दों में कहें तो रिस्क फॉलोज ओनरशिप। जिसकी प्रॉपर्टी उसका रिस्क। एग्जैक्टली। लॉ को इस बात से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामान किसके फिजिकल पोजीशन में रखा हुआ है। लॉ सिर्फ ये देखता है कि कागज पर उस एग्जैक्ट वक्त मालिक कौन था। अगर इस प्रिंसिपल को हम एक विजुअल एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो अज्यूम करते हैं कि एक फ्रूट मर्चेंट ने एक दूसरे ट्रेडर से 1000 किलो प्रीमियम अल्फोंसो आम खरीदे। पूरा लॉट सेलेक्ट किया गया, पेमेंट कर दी गई, डील फाइनल हो गई। अच्छा, हाँ, यानी सेल हो चुकी है। हाँ, सेल हो गई, लेकिन बायर ने कहा कि मेरे गोडाउन में भी जगह नहीं है, मैं इन आमों को कल सुबह अपना ट्रक भेजकर पिकअप करवा लूंगा। तो सेलर ने कहा ठीक है, आम यहीं रखें, कल ले जाना। ये क्लियरली एक सेल ही है क्योंकि दोनों पार्टीज एग्री कर चुकी हैं और गुड्स स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई हो चुके हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है। बिल्कुल। अब उस रात में क्या होता है कि सेलर के वेयरहाउस का एसी सिस्टम फेल हो जाता है। अच्छा। और बहुत तेज गर्मी की वजह से वो पूरे 1000 किलो आम सुबह तक खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। ओ भाई, बड़ा नुकसान हो गया है तो। अब यहाँ सवाल ये है कि इस नुकसान की भरपाई करेगा कौन? यहाँ वो रेस पेरिट डोमिनो का रूल बहुत ब्रूटली अप्लाई होता है क्योंकि ओनरशिप उसी दोपहर ट्रांसफर हो चुकी थी जब डील फाइनल हुई थी, इसलिए लीगली वो आम बायर के थे। अच्छा, तो यानी बायर को ही नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, सेलर सिर्फ एक बेली यानी एक केयर टेकर की तरह उन्हें रख रहा था। अगर सेलर ने एसी जानबूझकर बंद नहीं किया, मतलब उसकी कोई लापरवाही नहीं थी और सिस्टम अपने आप फेल हुआ, तो पूरा का पूरा नुकसान बायर को उठाना पड़ेगा। यानी बायर ये नहीं कह सकता कि सामान तुम्हारे गोडाउन में था इसलिए नुकसान तुम्हारा है। हाँ, कानून कहेगा कि आम तुम्हारे थे तो नुकसान भी तुम्हारा। बिल्कुल।
सुनने में ये रूल बायर के लिए बहुत ही हार्श लगता है, पर सिस्टम को स्मूथ और प्रिडिक्टेबल रखने के लिए यही प्रिंसिपल वर्क करता है। वही दूसरी तरफ देखा जाए, अगर ये सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल होता, मान लीजिए कि आम अभी पेड़ों पर ही थे और तोड़े नहीं गए थे, तो ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई थी। ऐसे में अगर आंधी तूफान आने से आम गिरकर खराब हो जाते तो पूरा लॉस सेलर का होता, बायर को उसके लिए एक पैसा नहीं देना पड़ता। राइट। इस पॉइंट पर ना संजय कॉडुवत एसोसिएट्स के नोट्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लॉज का डिस्कशन है जो सेक्शन 8 से जुड़ा है। सेक्शन 8, हाँ। ये स्पेसिफिक प्रोविजन एक ऐसे सिनेरियो से डील करता है जहां अग्रीमेंट होने के बाद और रिस्क पास होने से पहले ही चीजें बिल्कुल बर्बाद हो जाएं। मतलब दोनों में से किसी की गलती ना हो, फिर भी सामान नष्ट हो जाए। हाँ, अगर एक अग्रीमेंट टू सेल के दौरान स्पेसिफिक गुड्स कंप्लीटली नष्ट हो जाते हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ आइदर द सेलर और द बायर, तो कानून कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड यानी शून्य हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे किसी एंटीक पेंटिंग का अग्रीमेंट। बिल्कुल। मान लीजिए एक रेयर एंटीक पेंटिंग को बेचने का अग्रीमेंट हुआ था, डिलीवरी अगले हफ्ते होनी थी, लेकिन उससे पहले एक अर्थक्वेक आया और वो पेंटिंग टोटली डिस्ट्रॉय हो गई। अब क्योंकि वो पेंटिंग ही एग्जिस्ट नहीं करती जिसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो लॉ कहता है कि दोनों पार्टीज अपनी अपनी जगह फ्री हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, कोई किसी पर केस नहीं कर सकता। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल दिमाग में आना चाहिए। एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं, क्या हो अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन सेलर इंटेंशनली यानी जानबूझकर डिलीवरी में देरी कर रहा है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। बायर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, लेकिन जब सेलर बोल रहा है कि सामान उठा लो, तो बायर हफ्तों तक सामान लेने नहीं आ रहा है। हाँ, और इस अननेसेसरी डिले के दौरान सामान नष्ट हो जाता है। तो क्या तब भी रिस्क पेरिट डोमिनो का फॉर्मूला बस आंख बंद करके अप्लाई कर दिया जाएगा? क्या लॉ किसी को अपनी ही गलती का ऐसा फायदा उठाने देगा? यही पर सेक्शन 26 अपना एक सेफगार्ड क्लॉज इंट्रोड्यूस करता है। लॉ इतना ब्लाइंड नहीं है। सेक्शन 26 में एक बहुत ही साफ एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर डिलीवरी में किसी एक पार्टी की गलती की वजह से डिले हुआ है, तो गुड्स उनके रिस्क पर होंगे जिनकी वजह से डिले हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई हो या नहीं। अच्छा, मतलब अगर बायर ने सामान लेने में बेवजह 1 महीने की देरी कर दी और उस दौरान सेलर के वेयरहाउस में नेचुरली आग लग गई, तो बायर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि ये तो अभी अग्रीमेंट टू सेल ही था, इसलिए ओनरशिप तुम्हारी थी। गलती करने वाले पे शिफ्ट हो जाएगी। ये लॉ का एक बहुत ही बैलेंस्ड और फेयर मैकेनिज्म है जो इन प्रैक्टिकल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह एड्रेस करता है। रिस्क और नेचुरल डिजास्टर्स की बात तो काफी क्लियर हो गई, लेकिन अब आते हैं बिजनेस की सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे ज्यादा दर्दनाक प्रॉब्लम पर। रिस्क और आग लगने से ज्यादा खतरनाक तब होता है जब सामने वाली पार्टी ही अपने वादे से मुकर जाए, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, या उससे भी बुरी कंडीशन, इंसॉल्वेंसी यानी पार्टी का दिवालिया निकल जाना, बैंकरप्ट हो जाना। जब पैसा आना बंद हो जाता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देता है, तब सेल और अग्रीमेंट टू सेल का फर्क सिर्फ पेपर पर नहीं रह जाता, वो कोर्टरूम्स की सबसे बड़ी लड़ाई बन जाता है। राइट। इसको भी एक प्रैक्टिकल एंगल से समझते हैं। मान लीजिए कि दो कंपनीज के बीच एक बड़ी डील हुई है, गुड्स रेडी हैं, लेकिन अचानक बायर कहता है कि मुझे अब ये सामान नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं दूंगा। अब लॉ सेलर को क्या रेमेडीज देता है? अगर उनका ट्रांजैक्शन कानूनी रूप से एक सेल बन चुका था, यानी ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी थी, तो सेलर के पास एक बहुत ही सॉलिड और डायरेक्ट एक्शन लेने का राइट होता है। सेक्शन 55 के अंडर सेलर सीधा सूट फॉर प्राइस फाइल कर सकता है। सूट फॉर प्राइस, इसका मतलब सेलर डायरेक्ट कोर्ट जाकर पैसे मांग सकता है? हाँ, इसका लीगल मतलब यही है कि सेलर कोर्ट जाकर कह सकता है कि देखिए, ये गुड्स अब मेरे नहीं हैं, ये प्रॉपर्टी टेक्निकली बायर की हो चुकी है, इसीलिए मुझे इस सामान की पूरी तय कीमत चाहिए। सेलर को वहां कोई और एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने पैसे क्लेम करने का राइट है क्योंकि टाइटल ट्रांसफर हो चुका है। लेकिन यही सिनेरियो अगर एक अग्रीमेंट टू सेल का होता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। अग्रीमेंट टू सेल में गुड्स का ओनर अभी भी सेलर ही है। अगर बायर अचानक लेने से इनकार कर दे तो सेलर उस सामान को किसी और को बेचने के लिए आजाद है। इसी वजह से कानून सेलर को सूट फॉर प्राइस यानी पूरी कीमत मांगने का राइट नहीं देता। इसकी जगह सेक्शन 56 के अंडर सेलर सिर्फ सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकता है। अच्छा, इसको एक क्लियर एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए सेलर ने 100 रुपए की चीज बेचने का अग्रीमेंट किया था, बायर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया।
अब सेलर ने वही चीज मार्केट में किसी और को 80 रुपए में बेच दी, तो यहाँ सेलर को 20 रुपए का नुकसान हुआ। हाँ, अब कोर्ट में सेलर बायर से वो 100 रुपए नहीं मांग सकता, वो सिर्फ अपने उस 20 रुपए के नुकसान यानी डैमेजेस का क्लेम कर सकता है जो उस बायर के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से झेलना पड़ा। ये डिफरेंस रेमेडीज के एंगल से सच में मैसिव है। और इंसॉल्वेंसी यानी बैंक्रप्सी के केस में तो ये डिफरेंस एकदम लाइफ एंड डेथ वाला हो जाता है बिजनेस के लिए। अज्यूम करते हैं एक वर्स्ट केस सिनेरियो, एक बिजनेस ट्रांजैक्शन चल रही थी और अचानक से बायर दिवालिया घोषित हो जाता है, उसके पास कर्जा चुकाने के पैसे नहीं बचे। बाप रे, ये तो हर बिजनेस का नाइटमेयर होता है। हाँ, अब अगर उनके बीच सेल हो चुकी थी तो सेलर एक ऐसी ट्रैप में फंस जाता है जहां उसे दोनों तरफ से नुकसान होता है, क्योंकि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो चुकी है तो सेलर को फिजिकली वो सारा सामान बायर के ऑफिशियल रिसीवर को सौंपना ही पड़ेगा। ऑफिशियल रिसीवर मतलब जो कोर्ट अपॉइंट करती है बैंकरप्ट कंपनी के एसेट्स कलेक्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। सेलर ये डिमांड नहीं कर सकता कि पहले मेरे पैसे दो तभी सामान दूंगा, क्योंकि लीगली अब वो सामान उसका है ही नहीं। और पैसे का क्या होगा फिर? ये एक सेलर के लिए पूरा डिजास्टर है। माय गॉड। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट देखें, अगर वो ट्रांजैक्शन सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल पर आकर रुका होता तो सेलर कंप्लीटली सेफ होता, क्योंकि ओनरशिप अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है और गुड्स का ओरिजिनल टाइटल सेलर के पास ही है। राइट। वो ऑफिशियल रिसीवर को सामान देने से साफ इनकार कर सकता है। हाँ, वो अपनी प्रॉपर्टी को बचाकर वहां से निकल सकता है। इंसॉल्वेंसी के इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में ही बिजनेस लॉयर्स को एग्जैक्टली ये प्रूफ करना होता है कि कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस सेल का था या अग्रीमेंट टू सेल का, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कंपनी बचेगी या डूबेगी। अब तक हमने ये सब डिस्कस किया कि सेल कैसे होती है, रिस्क किसका होता है, डैमेजेस कैसे क्लेम किए जाते हैं, लेकिन इन सभी लीगल मशीनरी और रूल्स के फंक्शन करने के पीछे एक बहुत ही फंडामेंटल अजम्पशन छुपा होता है। कौन सा अजम्पशन? ये अजम्पशन कि जो पार्टी सामान बेच रही है वो सच में उस सामान की असली मालिक है। ओ, लेकिन क्या हो अगर बेचने वाला ही एक्चुअली में ओनर ना हो? वही तो, ये कमर्शियल लॉ का एक बहुत ही फैसिनेटिंग हिस्सा है, जिसे द law.institute के डॉक्यूमेंट्स और संजी कोडुवत एसोसिएट्स के एनालिसिस में डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेस एक और लैटिन मैक्सिम है जिसे पढ़ने और समझने में बड़ा मजा आता है, और वो है नीमो dat quod non habet। नीमो dat quod non habet सुनने में तो काफी हैवी लग रहा है ना? अगर कोई लॉ का स्टूडेंट है या लीगल थ्रिलर्स पसंद करता है तो ये कॉन्सेप्ट उसको जरूर पता होना चाहिए। इस मैक्सिम का सिंपल और सीधा सा मतलब है नो वन गिव्स व्हाट दे डू नॉट हैव। यानी कोई भी इंसान किसी दूसरे को ऐसी चीज नहीं दे सकता जो खुद उसकी ना हो। एग्जैक्टली। या ऐसी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास खुद एग्जिस्ट ना करती हो। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 27 बेसिकली इस मैक्सिम को लॉ की बुक में सॉलिडिफाई करता है। इसका बेसिक प्रिंसिपल समझना बहुत लॉजिकल है। इसको एक चोरी के एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई चोर किसी के घर से एक लैपटॉप चुराता है और उसे सेकंड हैंड मार्केट में जाकर किसी इनोसेंट बायर को बेच देता है, बायर ने पूरी मार्केट वैल्यू पे की है, उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि लैपटॉप चोरी का है। उसने एकदम गुड फेथ में साफ नियत के साथ वो खरीदारी की है। ये केस तो अक्सर होता है, लेकिन कानून यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि चोर के पास खुद उस लैपटॉप का लीगल टाइटल यानी ओनरशिप नहीं थी, तो वो बायर को भी लीगल टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। वही रूल, नीमो दैट कॉड नॉन हैबिट। यानी इस ट्रांजैक्शन को कानूनी रूप से एक वैलिड सेल नहीं माना जाएगा। अगर कल को असली मालिक वहां आ जाता है और अपना लैपटॉप पहचान लेता है, तो बायर को वो लैपटॉप असली मालिक को वापस करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। बायर सिर्फ उस चोर पर पैसे वापस लेने का केस कर सकता है, पर प्रॉपर्टी तो उसे छोड़नी पड़ेगी। ये प्रिंसिपल मेनली प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। असली मालिक का हक सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन एक सेकंड सोचिए, अगर कानून इस प्रिंसिपल को 100% रिजिडली अप्लाई कर दे तो लोग कभी खुलकर बाजार में खरीदारी कर ही नहीं पाएंगे। कैसे? सोचिए ना, अगर ये रूल हर जगह इतना ही स्ट्रिक्ट हो तो ट्रेड और कॉमर्स की तो रफ्तारी रुक जाएगी। अगर एक बिजनेस को हर रॉ मटेरियल, हर सेकंड हैंड मशीन या हर छोटी चीज खरीदने से पहले डिटेक्टिव बनकर उसकी पूरी ओनरशिप की हिस्ट्री ट्रेस करनी पड़े, तो बिजनेस फ्रीज हो जाएगा। कोई भी किसी पर ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, और लॉ मेकर्स तो इस बात का पता था। उन्हें एक परफेक्ट बैलेंस बनाना था। एक तरफ ट्रू ओनर की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना था, और दूसरी तरफ मार्केट की फ्लो और वेलोसिटी ऑफ कॉमर्स को बनाए रखना था, ताकि इनोसेंट बायर्स बिना डरे खरीदारी कर सकें। और इस बैलेंस को लाने के लिए ना
सेक्शन 27 में कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद जोड़े गए। इनमें सबसे प्रोमिनेंट एक्सेप्शन है मर्केंटाइल एजेंट का। मर्केंटाइल एजेंट, इसका बेसिकली मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जिसे बिजनेस के नॉर्मल कोर्स में ओनर द्वारा गुड्स रखने या बेचने की अथॉरिटी दी गई हो। राइट। अगर एक असली मालिक ने अपने गुड्स किसी एजेंट को दिए हैं और वो एजेंट ओनर की कंसेंट या सहमति से उन गुड्स को आगे बेच देता है, भले ही एजेंट उन गुड्स का एक्चुअल ओनर ना हो, तो कानून उस सेल को पूरी तरह से वैलिड मानेगा। अच्छा, यानी अगर बायर ने गुड फेथ में उस एजेंट से सामान खरीदा है और उसे उस ट्रांजैक्शन के टाइम पर लग रहा था कि एजेंट के पास आगे बेचने की लीगल पावर है, तो बायर को गुड टाइटल मिल जाएगा, एब्सोल्यूट ओनरशिप मिल जाएगी। हाँ, फिर ओरिजिनल ओनर आकर उस बायर से सामान वापस नहीं मांग सकता। ओनर सिर्फ अपने उस एजेंट से पैसे मांग सकता है जिसने उसे धोखा दिया। ये एक्सेप्शन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कमर्शियल मार्केट भरोसे और कन्वीनियंस पर ही तो चलती है। अगर एजेंट धोखा करता है तो लॉ कहता है कि गलती ओरिजिनल ओनर की है जिसने गलत इंसान पर ट्रस्ट किया। उसमें एक थर्ड पार्टी इनोसेंट बायर का नुकसान नहीं होना चाहिए। लॉ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाता है। तो इस गहन विश्लेषण को समराइज करने का वक्त आ गया है। आज के इस डिस्कशन से जो सबसे क्लियरली उभर कर सामने आता है वो ये है कि कानून की नज़र में फिजिकल आदान प्रदान उतना मैटर नहीं करता जितना ओनरशिप के कॉन्सेप्ट का ट्रांसफर मैटर करता है। सही बात है। सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बीच का ये जो डिस्टिंक्शन है ना, ये सिर्फ लॉ स्कूल के टेक्स्ट बुक्स तक सीमित नहीं है। ये रियल लाइफ और डेथ, प्रॉफिट और लॉस डिसाइड करता है बिजनेस की दुनिया में। बिल्कुल। जब भी कोई अग्रीमेंट होता है तो सिर्फ ये देखना काफी नहीं होता कि पैसा कब देना है या डिलीवरी कब आएगी। सबसे ज्यादा क्रूशियल फैक्टर जो आइडेंटिफाई करना होता है वो ये है कि पेपर पर टाइटल ऑफ गुड्स कब ट्रांसफर हो रहा है। वो एक लाइन ही डिसाइड करती है कि बैंक्रप्सी में आग लगने पर या सामने वाले के मुकर जाने पर लॉ आपको प्रोटेक्ट करेगा या नहीं। एग्जैक्टली। और सेशन एंड करने से पहले एक लीगल कॉन्सेप्ट पर सोचने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। लॉ ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 6 नाम का एक प्रोविजन है जो फ्यूचर गुड्स के कॉन्सेप्ट पर बात करता है। फ्यूचर गुड्स यानी वो सामान जो आज इस वक्त तक फिजिकल रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी खेत की फसल जिसके बीज अभी तक मिट्टी में बोए ही नहीं गए हैं, या एक ऐसी लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार का इंजन जो अभी फैक्ट्री की ड्राइंग बोर्ड पर बस डिजाइन स्टेज में ही है। ओह वाओ, तो यहाँ एक काफी फिलोसॉफिकल और लीगल थॉट प्रोसेस शुरू होता है। क्या कानून किसी इंसान को एक ऐसी चीज की सेल करने की इजाजत दे सकता है जिसका अभी एग्जिस्ट हुआ ही ना हो? क्या आप ऐसी किसी चीज का लीगल टाइटल किसी और को दे सकते हैं जो स्पेस और टाइम में अभी है ही नहीं? कानून इस पर एक बहुत ही स्पष्ट और लॉजिकल आंसर देता है, नहीं। आप किसी ऐसी चीज के मालिक तुरंत नहीं बन सकते जो यूनिवर्स में अभी तक बनी ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब भी फ्यूचर गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हमेशा हर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ एक अग्रीमेंट टू सेल ही माना जाएगा। वो किसी भी तरह तुरंत सेल नहीं हो सकता। सही पकड़ा। तो एक बहुत ही रेलेवेंट टेक अवे जो ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि कल को जब भी किसी नई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी या रिलीज होने वाले नए टेक गैजेट या किसी अपकमिंग व्हीकल का एडवांस ऑर्डर बुक होता है और काउंटर पर लोग पूरी पेमेंट एडवांस में क्लियर कर देते हैं, हाँ, तो टेक्निकली कानून के दायरे में उन्हें ओनरशिप उस वक्त नहीं मिलती। पैसे जा चुके होते हैं, बुकिंग स्लिप हाथ में होती है, लेकिन लीगली इंसान तब तक उसका मालिक नहीं बनता जब तक वो चीज बन के फिजिकल रियलिटी में नहीं आती और सारी कंडीशंस पूरी नहीं होती। वो मैजिकल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अभी बाकी है। इस एक नए पर्सपेक्टिव और लीगल इनसाइट के साथ आज की इस इन डेप्थ डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं।